हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू मेडी कॉर्नर। आज मैं फिर से एक नया लेक्चर लेके आया हूँ क्लिनिकल एनाटॉमी का, जिसमें हम बात करेंगे। आज मैंने स्पेशली हेडिंग नहीं लिखी है क्योंकि आप सब खुद जो ये इमेज है वो देख के पहचान जाएंगे आज का टॉपिक क्या है। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो ये हमारा ओवरऑल एक व्यू है ब्रेकियल प्लेक्सस का। आई थिंक ये फ़ोटो तो हर मेडिको ने देखी होगी BD चौरसिया में। ठीक है, कभी ना कभी एनाटॉमी पढ़ते वक्त, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे प्रैक्टिकल हो, चाहे वाइवा हो। तो स्पेशली जो क्लिनिकल पार्ट है वो प्रैक्टिकल वगैरह में ज़्यादा पूछते भी हैं। तो ध्यान से अगर देखो आप, ब्रेकियल प्लेक्सस की मैं बात करूँ तो आपको पता है एक नेटवर्क होता है नर्व्स का जो कि निकलता है सर्वाइकल और थोरेसिक वर्टिब्रा से। ठीक है, तो ब्रेकियल प्लेक्सस का कुछ एक सीक्वेंस है जो फॉर्म होती है वो, तो उसके रूट्स होते हैं। ठीक है, रूट से बनते हैं ट्रंक, ट्रंक से बनते हैं, तो ट्रंक के बाद होते हैं हमारी डिविजन्स। ठीक है, हर ट्रंक की एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर डिवीज़न निकलती है। उसके बाद बनती है कॉर्ड्स, एंड कॉर्ड्स से निकलती हैं ब्रांचेस जो कि फर्दर पूरे अपर लिम्ब में सप्लाई करती है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो रूट वैल्यू जो है ब्रेकियल प्लेक्सस की वो क्या है, C5 से लेके और T1 तक। ठीक है, जो सर्वाइकल वर्टिब्रा 5th और थोरेसिक वर्टिब्रा 1st, यहाँ से जो नर्व्स निकलती है वो बनाती है मेनली। तो अब देखो ट्रंक्स में हमारे पास 3 ट्रंक्स होते हैं, अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक। ठीक है, तो अपर ट्रंक की जो रूट वैल्यू आप देख सकते हो C5 और C6 से मिलके बन रहा है। जो मिडिल ट्रंक है वो C7 से बन रहा है, और जो लोअर ट्रंक है वो C8 और T1 से। ठीक है, फिर इन्हीं की दो डिविजन्स होती है, एंटीरियर डिवीज़न, पोस्टीरियर डिवीज़न। मिडिल की भी एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर। ठीक है, तो इन्हीं से कंबाइन होकर फर्दर बनते हैं हमारे कॉर्ड्स। तो 3 कॉर्ड्स होती है, लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड, और इसके बाद निकलती है फर्दर ब्रांचेस। ठीक है, तो ये तो हो गई ये बात। उसके बाद अगर हम इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करें, ठीक है, तो सबसे जो पहला है हमारा वो क्या होता है, अर्ब्स पैरालिसिस। इसको हम अर्ब्स पैल्सी भी बोलते हैं। वेरी व्हाट वी से मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें क्लिनिकल्स में। तो देखो ये डायग्राम आपको ध्यान से दिख रहा होगा, यहाँ पे एक पॉइंट इन्होंने मार्क कर रखा है, दैट इज़ कॉल्ड अर्ब्स पॉइंट। ठीक है, होता क्या है, ये एक ऐसा पॉइंट है ब्रेकियल प्लेक्सस का जहाँ पे टोटल 6 नर्व आके मीट करती हैं। ध्यान से देखो तो। ठीक है, और ये होता कहाँ है, अपर ट्रंक वाले पार्ट में, अपर ट्रंक में होता है अर्ब्स पॉइंट। ठीक है, रूट वैल्यू C5 और C6। तो मेनली जो इस क्लिनिकल एनाटॉमी अर्ब्स पैल्सिस में C5 का ज़्यादा वो होता है रोल, C6 पार्शियल इन्वॉल्व होता है। स्टिल ये पॉइंट आप ध्यान से देखो, यहाँ पे होता है लीजन। क्या होता है, लीजन। नर्व में या कोई डैमेज होता है, कुछ भी होता है, तो ये कंडीशन अराइज होती है। अब होता क्या है, साइट ऑफ इंजरी तो मैंने आपको बता दी कि ठीक है अर्ब्स पॉइंट पे होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि कौन से ट्रंक में हो रही है, तो अपर ट्रंक। ये आपको याद रखना है कि जो अर्ब्स पैरालिसिस है वो अपर ट्रंक में होती है। ठीक है, अर्ब्स पॉइंट पे होती है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे टोटल 6 नर्व मीट करती हैं। ठीक है, फर्दर मैं कॉजेज़ की बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, डैमेज का रीज़न क्या है, कैसे डैमेज हो रहा है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो हेड है, ठीक है, मैं हेड बना रहा हूँ ये देखो, और फिर नेक है, तो हेड का सेपरेशन होता है नेक से। ठीक है, जब मूवमेंट ऐसा हो कुछ कि हेड मतलब अवे फ्रॉम द नेक मूव करे, तो इस वजह से इंजरी होती है। अब जैसे हो गया बर्थ इंजरी हो गई। ठीक है, डिफ़िकल्ट चाइल्ड बर्थ के केस में ऐसा होता है। ठीक है, जब हम डिलीवरी हो रही होती है तो उसमें उस केस में हेड उसका बहुत ज़्यादा वो मतलब खिंच जाता है। फर्दर अगर हम शोल्डर के उस पर गिरते हैं, ठीक है, फॉल ऑन द शोल्डर, तो इस केस में भी ये प्रॉब्लम राइज होती है। और या फिर कोई एनेस्थीसिया वगैरह कुछ इंजेक्शन के केस में डैमेज होता है, लीजन होता है, तो उस केस में प्रॉब्लम राइज होती है। ठीक है, नर्व रूट्स मैंने आपको बता दी, मेनली कौन सी इन्वॉल्व है, C5 और C6, क्योंकि अपर ट्रंक की जो रूट वैल्यू वो क्या होती है, C5 और C6। लेकिन C5 क्या है, फुल्ली इन्वॉल्व होती है, और पार्शियली थोड़ा C6। ठीक है, उसके बाद अगर मसल्स की बात करें, अब देखो नर्व में डैमेज होता है तो क्या होता है, पैरालिसिस होता है। ठीक है, मसल्स काम करना बंद कर देती हैं, जो मोटार एक्शन है मेनली, और सेंसरी एक्शन भी कॉम्प्रोमाइज होता है, तो वहाँ पे सेंसेशन भी कम होती है। ठीक है, तो मैं मसल्स की बात करूँ जो पैरालाइज हो रही हैं, तो हमारी बाइसेप्स ब्रेकियाई, ठीक है, डेल्टॉइड,
ब्रेकियालिस एंड ब्रेकियोरेडियलिस, ठीक है। उसके बाद पार्टली कुछ सुप्रास्पाइनेटस है, इंफ्रास्पाइनेटस है और सुपाइनेटर मसल्स हैं, ठीक है। तो मतलब कहाँ कहाँ की मसल्स में प्रॉब्लम हो रही है, आर्म में हो रही है, फोर आर्म में हो रही है, और इनफैक्ट जो स्कैपुला की मसल्स है उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ये सप्लाई करता है अपर ट्रंक। आप देखो यहाँ पे नर्व भी है, सुप्रास्कैपुलर नर्व, ये कहाँ जाती है, सुप्रास्पाइनेटस इंफ्रास्पाइनेटस के पास, ठीक है। उसके बाद नर्व टू सबक्लेवियस है, ये कहाँ जाती है, क्लेविकल के मतलब पास जाती है, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं इसमें। तो अगर मैं डिफॉर्मिटी की बात करूं कि मतलब क्या होता है, देखो हमने क्या सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं कि पहले क्या पढ़ा कि एक्चुअली में डैमेज कहाँ हो रहा है, हमने साइट ऑफ इंजरी पढ़ा, ठीक है। अब साइट ऑफ इंजरी की वजह से क्या मतलब इफेक्ट्स आएंगे उसको, तो मसल्स में पैरालिसिस होगा तो हमने मसल्स पढ़ी, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि उस पैरालिसिस की वजह से क्या डिफॉर्मिटी कॉज हुई है बॉडी में, ओवरऑल उसका एक्शन क्या हुआ, ठीक है। तो वो हम देखते हैं। तो इसकी जो डिफॉर्मिटी है ना बहुत फेमस है, इसको हम क्या बोलते हैं, पुलिसमैन स्टिप हैंड, ठीक है, या वेटर स्टिप हैंड या पोर्टर स्टिप हैंड। ये डायग्राम आप ध्यान से देखो, ये डायग्राम देख रहे हो आप, इसमें क्या हो रहा है, देखो इस तरह से आपने देखा होगा लोग रिश्वत लेते हैं, ठीक है, हाथ पीछे करके, इसलिए वो बोला है पुलिसमैन स्टिप हैंड या वेटर टिप लेता है, ठीक है। अब होता क्या है, देखो ध्यान से देख लो इस इमेज को, ये अब्स पैरालिसिस का है, राइट आर्म का। अब इसमें देखो मूवमेंट्स का लॉस होता है, कैसे होता है कि जो पहली बात तो जो कंडीशन है वो क्या हो जाती है कि जो हमारा हैंड है मतलब और मतलब आर्म फोर आर्म पूरा क्या होता है, मीडियली रोटेट हो जाता है और एडक्टेड हो जाता है, ठीक है। ध्यान से देखो आप, इसका एक मीडियल रोटेशन हो रखा है, एडक्शन हो रखा है, ठीक है। इसमें हमें जो ये सुपाइनेशन वगैरह करने में दिक्कत होती है, प्रोनेटेड कंडीशन होती है अगर आप ध्यान से देखो तो, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया, रोटेशन हो गया ना हैंड का, और ये पीछे जो रिस्ट है हमारा वो पीछे मुड़ गया एकदम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्या कंडीशन हुई है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो अब हो क्या क्या कह रहा है, पहली बात तो जो मूवमेंट्स में हमें दिक्कत हो रही है कि हम एबडक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हाथ को ऊपर की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे, लेटरल रोटेशन नहीं हो पा रहा क्योंकि देखो मीडियली वो क्या है, फिक्स हो गया है इस वजह से। उसके बाद बाइसेप्स और सुपाइनेटर जर्क्स वो लॉस्ट हो जाते हैं हमारे, ठीक है। सेंसेशन जो डेल्टॉइड के लोअर पार्ट में वहाँ पे सेंसेशन लॉस हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है किसमें, अब्स पैरालिसिस में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो फर्दर अगर मैं बात करूं सेकंड कंडीशन की, तो ये हमारा है क्लमकेज पैरालिसिस, ठीक है। अब क्लमकेज पैरालिसिस क्या बोलता है, देखो क्लमकेज पैरालिसिस की जो साइट ऑफ इंजरी है वो होता है लोअर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। अब यही बहुत मतलब कैची पॉइंट है इसमें कि आपको क्या याद रखना है कि अगर अर्ब्स पैल्सी है या अर्ब्स पैरालिसिस है तो उसमें अपर ट्रंक है, ठीक है। वही अगर केपी क्लमकेज पैरालिसिस है तो लोअर ट्रंक है, ये आपको ध्यान रखना है। लीजन या डैमेज कहाँ होता है, लोअर ट्रंक में होता है ब्रेकियल प्लेक्सस के। अगर मैं कॉज की बात करूँ कि क्या कॉज है, तो इसमें क्या होता है, एबडक्शन की वजह से आर्म के, ठीक है। जब भी मान लो हम कहीं से गिर रहे होते हैं और अचानक से कोई चीज़ पकड़ लेते हैं तो हमारा आर्म का क्या है, सडनली एक जर्क होता है, एबडक्शन होता है, उस वजह से क्या होता है, जो लोअर ट्रंक है उसमें लीजन हो जाता है, या फिर वही कुछ एनेस्थीसिया हो गया या कुछ बर्थ इंजरी। तो इसमें जो रूट वैल्यू है ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है क्या क्या। अब लोअर ट्रंक की रूट वैल्यू क्या थी, T1 थी और C8 थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लोअर ट्रंक जो फॉर्म हो रहा था, रूट वैल्यू पूछ देते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद मसल्स की बात करूँ, अगर मैं मसल्स में बात करेंगे तो इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड, ठीक है, और अल्नार फ्लेक्सर्स ऑफ द रिस्ट एंड फिंगर्स, ठीक है। देखो ये T1 जो है ये सारे इंट्रिंसिक मसल्स में सप्लाई करती है, और जो C8 का पार्ट है वो अल्नार फ्लेक्सर्स पे काम करता है, रिस्ट के और फिंगर्स के, ठीक है। तब होता क्या है कि देखो फ्लेक्शन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो एकदम उसी एक्सटेंडेड स्टेट में चला जाता है, फिर वो वापस, तो इससे डिफॉर्मिटी क्या हो जाती है, क्लॉ हैंड, ठीक है, कंप्लीट क्लॉ हैंड। एक पार्शियल क्लॉ हैंड भी होता है, वो अलग है। इसमें जो क्लमकेज पैरालिसिस में वो क्या होता है, कंप्लीट क्लॉ हैंड होता है, आपको दिख रहा होगा, देखो डायग्राम में बहुत अच्छे से। अब देखो इसमें होता क्या है, डिफॉर्मिटी में जो क्लॉ हैंड है ना, उसमें अनअपोज एक्शन हो जाता है लॉन्ग फ्लेक्सार्स का और एक्सटेंसार्स का, मतलब ठीक है, फ्लेक्शन होने के बाद वो उसको अपोज नहीं कर पाते, वापस एक्सटेंशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो होता क्या है, देखो हाइपर एक्सटेंशन एट द मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, एंड फ्लेक्शन एट द इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, ठीक है।
अब देखो मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स क्या होते हैं, ये वाले, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपर एक्सटेंशन हो रहा है। और जो इंटरफेरेंजियल है, सॉरी एक सेकंड में बताता हूँ, वापस से देखो ये देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे देखो रहा होगा आपको एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है, इससे देखो ये वाला जो मूवमेंट है वो एक्सटेंशन है, ठीक है। और जो ये वाला मूवमेंट है ना, ये फ्लेक्शन है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लेक्शन हो रहा है इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स पे, और जो मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स है यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, हाइपर एक्सटेंशन। तो ये आपको ध्यान रखना है किसमें, क्रमकेस पैरालिसिस में, कि मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स में क्या होता है, हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है, और इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स में क्या होता है, फ्लेक्शन हो जाता है। तो इस वजह से क्लॉ हैंड डिसेबिलिटी होती है, कंप्लीट क्लॉ हैंड बोलते हैं इसको। क्यूटेनियस एनेस्थीसिया और एनाल्जेसिया इज अ नैरो जोन अलोंग द अल्नार बॉर्डर ऑफ द फोरआर्म एंड हैंड, ठीक है। ये नॉट इम्पॉर्टेंट ज़्यादा। तो फर्दर हम बात करें, नेक्स्ट तो हमारा क्या है, हॉर्नर सिंड्रोम है, ठीक है। अब हॉर्नर सिंड्रोम क्या कहता है हमें, ध्यान से देखो, इफ T1 इज इंजर्ड प्रॉक्सिमल टू वाइट रेमस कम्युनिकेंस टू फर्स्ट थोरैसिक सिंपैथेटिक गैंग्लियन, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर सिंपैथेटिक जो फाइबर्स हैं उसमें कुछ इंजरी होती है, ठीक है, T1 में, तो होता क्या है, टोसिस हो जाता है, ठीक है। टोसिस क्या होता है, आपने देखा होगा, ये ड्रूपिंग ऑफ द आई लैशेस, ये आपको एग्जांपल दिख रहा होगा, ये नॉर्मल है, ये टोसिस आई है, ठीक है। ये किस में होता है, हॉर्नर सिंड्रोम में। उसके बाद एनहाइड्रोसिस हो जाता है, एनाप्थॉल्मोस हो जाता है, ठीक है, लॉस ऑफ सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्सेस, ये सब मतलब एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं इसमें हॉर्नर सिंड्रोम में। मेनली इसका टोसिस है। अब होता क्या है, इसमें इंजरी होती है सिंपैथेटिक फाइबर्स की टू द हेड एंड नेक दैट लीव द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू नर्व T1, ठीक है। अब इसमें देखो चेंजेस क्या क्या आते हैं, जो वैसोमोटार चेंजेस होते हैं, कि जो स्किन होता है उस एरिया में जहाँ मतलब डैमेज हुआ है ना, तो वो जो नर्व जहाँ सप्लाई कर रही है, वो जो स्किन होता है उस एरिया में, वहाँ सेंसरी लॉस हो जाता है। अब सेंसरी लॉस की वजह से क्या होता है कि जो आर्टीरियल है वो डायलेशन हो जाता है वहाँ पे। आर्टीरियल डायलेशन की वजह से क्या होता है, वो स्किन और वार्मर फील होती है उस एरिया में, ठीक है। नॉर्मली डायलेशन से क्या होता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, तो इसलिए क्या होता है, वार्म फील होता है। इट इज़ ऑल्सो ड्रायर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग, ठीक है। अब सिंपैथेटिक एक्टिविटी लॉस हो जाती है तो स्वेटिंग भी नहीं होती, तो इस वजह से वो स्किन ड्राई हो जाती है। कहाँ पे, जहाँ पे ये इंजरी हुई है T1 में, सिंपैथेटिक फाइबर्स में। उसके बाद अगर ट्रॉफिक चेंजेस की बात करें, तो लॉन्ग स्टैंडिंग केस ऑफ पैरालिसिस लीड्स टू ड्राई एंड स्केली स्किन, ठीक है। मतलब पैरालिसिस के कंडीशन में अगर हम मतलब काफ़ी टाइम तक खड़े रहते हैं तो इससे क्या होता है, ड्राई और स्केली स्किन हो जाती है। तो नेल्स क्रैक इजीली विद एट्रोपी ऑफ द पल्प ऑफ फिंगर्स, ठीक है, क्रैकिंग ऑफ द नेल्स, ये भी एक सिम्टम है जो हमें दिखता है इसमें हॉर्नर सिंड्रोम में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फर्दर, एक और इंजरी है, इसको हम बोलते हैं इंजरी टू द नर्व टू सेरेटस एंटीरियर। ये भी काफ़ी फेमस है, मैंने आपको शायद स्कैपुला में भी बताया था इसके बारे में, ठीक है। उसमें डायरेक्टली मैंने मसल्स का बताया था। स्कैपुला में क्या होता है, विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो जाता है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखा हो कि बैक साइड में जो स्कैपुला है वो काफ़ी प्रोमिनेंट शो होता है, ऐसे उठा हुआ, जो मीडियल बॉर्डर होता है स्कैपुला का, जो मीडियल बॉर्डर होता है वो काफ़ी प्रोमिनेंट शो हो रहा होता है रिज की तरह। क्यों होता है, ठीक है, शोल्डर में अगर सडन प्रेशर हो कुछ, ठीक है, अचानक से बहुत ज़्यादा, या फिर कुछ हैवी लोड हम जब कैरी करते हैं, तो क्या होता है, जो मीडियल बॉर्डर है स्कैपुला के वो ऊपर की तरफ आते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो मसल है सेरेटस एंटीरियर मसल, वो ज़्यादा देर तक उसको मतलब कंट्रोल नहीं कर पाती। अब सेरेटस एंटीरियर का काम ही क्या है, वो जो मतलब थोरेसिक वॉल होती है उसके अगेंस्ट वो उसको होल्ड करके रखती है, किसको, मीडियल बॉर्डर को, स्कैपुला के। अब होता क्या है, excessive prominence of the medial border of the scapula, normally the pull of the muscle keeps the medial border against the thoracic, वाली बात मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब इसमें जो कॉज है वो मेन आपको पता चल गया, ठीक है। हैवी लोड की वजह से क्या होता है, उसमें सेरेटस एंटीरियर में अगर इंजरी होती है नर्व में, तो वहाँ पर वो मसल काम नहीं करती। अब मसल अगर काम नहीं करेगी तो उसको मतलब थोरेसिक वॉल से सेट करके कौन रखेगा उसको, ठीक है। तो उस वजह से क्या होती है, फिर वो प्रोमिनेंस शो होती है, विंगिंग हो जाती है। अब इस वजह से क्या होता है, पुशिंग और पंचिंग एक्शन का लॉस हो जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग अटेम्प्ट्स एट पुशिंग देयर अकर्स विंगिंग ऑफ द स्कैपुला, इस वजह से फिर पेन भी होता है, ठीक है। या फिर ओवरहेड एबडक्शन ऑफ शोल्डर गर्डल
इज़ पार्टली अफेक्टेड ड्यू टू इंटैक्ट ट्रेपेजियस मसल। ठीक है, एबडक्शन में प्रॉब्लम होती है शोल्डर के, तो यहाँ पे ये आपका पूरा क्लिनिकल एनाटमी ख़त्म होता है ब्रेकियल प्लेक्सस का। ठीक है, मेनली जो आपको याद रखना है वो ज़्यादा हमारा अब्स पैल्सी है, क्लमकेज पैरालिसिस है, अब्स पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद हमने पुलिसमैन्स हैंड देखा। ठीक है, अब्स पैरालिसिस का एग्जाम्पल, इसमें क्या हो जाता है, एडक्शन हो जाता है, मीडियल रोटेशन हो जाता है हैंड का। उसके बाद मैंने क्लॉ हैंड बताया आपको, क्लॉ हैंड में क्या क्या होता है, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स का हाइपर एक्सटेंशन और इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स का फ्लेक्शन, ये क्लमकेज पैरालिसिस में है। ठीक है, रूट वैल्यूज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। हॉर्नर सिंड्रोम मैंने आपको बता दिया, टोसिस होता है ड्यू टू सिंपैथेटिक फाइबर इंजरी T1 में। उसके बाद हमारा नर्व टू सेरेटस एंटीरियर में अगर इंजरी होती है तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला होता है। ठीक है, मीडियल बॉर्डर उसका प्रोमिनेंट हो जाता है काफ़ी। तो यहाँ पे लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।